ये जो कोरोना वायरस जो है ना, ये कोरोना वायरस का अलग अलग शीर्षक बन सकता है। फार्मा कंपनी के लिए ये कोरोना बिजनेस है ना, इसलिए कि सारा खेल तो उन्हीं का रचाया हुआ है। और मीडिया के लिए कोरोना उत्सव है, मीडिया वाले कोरोना उत्सव मना रहे हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, इतना करीने से और इतना सजा करके, इतना सिस्टमेटिक ढंग से हमारे सामने परोस रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप चल रहा हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और रोज़ाना का अपडेट वो हमको दे रहे हैं। माने ऐसा हो गया है कि जैसे कितनी बड़ी आफत आ गई है हमारे हिंदुस्तान में। उनको ये नज़र नहीं आता है कि मलेरिया से या टीबी से या डेंगू से हर दिन हज़ारों लोग मर रहे हैं, उसका तो कभी आपने अपडेट नहीं दिया। ये डेंगू से पूरे हिंदुस्तान में इतने दिनों में 700 साढ़े 700 लोग मर रहे हैं और इतना हंगामा हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है कि घर में लोगों को बंद कर दिए हैं, कैद कर दिए, आप इंसान के लिए मुसीबत खड़ा कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप अगर गौर करिए तो ये भय का व्यापार है। ये तो नहीं, ये नहीं, आप वहाँ की बात जो कर रहे हैं ना, ये तो वहाँ का हर साल का रूटीन है, नॉर्मल है वो। हमारे पास सारा डाटा मौजूद है, हम सबूत के बिना बात नहीं करते। वहाँ का एवरेज है ये हर साल का। हाँ, ये इस साल आपको ये पता चला है कि इस साल इतना मर रहे हैं लोग। पिछले साल के बारे में पता था? उसके पिछले साल हमारे पास 5 साल का डाटा मौजूद है। 5 लाख 8 लाख इतना 80% तो आईसीयू पैक रहता है वहाँ इस सीज़न में। नवंबर से लेकर के अप्रैल तक फ्लू का सीज़न होता है और ये वहाँ का नॉर्मल वैल्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है अभी। और इसको हमारे यहाँ आजमाइश के तौर पर लिया गया कि जो दवाएं इबोला पर नाकाम हो गई थी, रेमडेसिविर नाम है उसका, उसको यहाँ आज ट्रायल किया जा रहा है लोगों के ऊपर। यानी हम हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों की दवाई खपाने के लिए एक, क्या बोलते हैं उसको, तजर्बागाह और गिनी पिग बन गए। गिनी पिग पर आप दवाई का तजर्बा कर रहे हैं, एक ऐसे तजर्बा का जिसका आपको पता ही नहीं कि दुश्मन कौन है। आपने वायरस को कभी देखा नहीं, वायरस को देखे नहीं तो आप दुश्मन है आपका जो कोरोना वायरस, उसको आप मारेंगे कैसे? जिसको आप पहचान ही नहीं रहे हैं उसको मारेंगे कैसे? वायरस हमारे बॉडी के बाहर मुर्दा है, नॉन लिविंग है, और जब वो हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो ब्लड में नहीं रहता है, वो सीधा सेल के पहले दूसरे नहीं तीसरे ही लेयर में जाके छुप जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल करता है और तब वो लिविंग बन जाता है और मल्टीप्लाई होता है। तो आप दवाई से उन्हीं चीज़ों को मार सकते हैं जो आपके ब्लड में है। आप HIV एड्स की दवाई आजमा रहे हैं कोरोना के लिए, मलेरिया की दवाई आजमा रहे हैं, जबकि मलेरिया पैरासाइट से होता है। अब पैरासाइट की दवाई से आप वायरस को मारने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कल बोला है कि ब्लीच होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका इंजेक्शन दो। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, तो एंटी मलेरियल दवाई खा के हमारे हिंदुस्तान का भी शायद इंदौर का या कहाँ का एक डॉक्टर मर गया बेचारा। आज के पेपर में आया है, सामने देखे कि कितने डॉक्टर
ड्यूटी से भाग रहे हैं कि उनको भी कोरोना वायरस हो जाएगा, उनको नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे हालात हो गए हैं। तो इसलिए हम एक ही बात बोलते हैं कि हमारे लोगों को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर एजुकेशन अगर होता, लोगों को जानकारी होती, तो इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती, ना सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ती, हाँ, ना सैनिटाइजर की ज़रूरत पड़ती, ना मास्क की ज़रूरत पड़ती, ना इतना हंगामा करने की ज़रूरत पड़ती। और इतना हंगामा करके भी आप 700-800 आदमी अगर पूरे हिंदुस्तान में मर रहा है किसी चीज़ से, तो इतना तो एक दिन में आप अगर टीबी की बात करें तो हर 1 मिनट में एक मरीज मर रहा है टीबी से, 1 मिनट में। तो उसको तो आप हाईलाइट नहीं किए कभी। डेंगू से हर साल 15-20 हज़ार आदमी मर ही रहा है आज भी, उसके बारे में तो कुछ नहीं कभी इतना इंतजाम किए। तो ये बड़ी अजीब बात है, और ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत और कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है। और इसके लिए आप क्या कहिएगा, सबसे बड़ा जिम्मेदार है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर उंगली उठने लगे हैं। आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चंदा देना बंद कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया के भी एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि WHO के काम पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, इस तरह की बात बोला है। तो सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारा हिंदुस्तान, ये हर जगह अपना धोती उठा के खड़े हो जाते हैं थपथपाने के लिए, और ये WHO के गुलाम हैं। WHO की गुलामी में ये सब हो रहा है ना। तो अब दवाई के नाम पर दवाई चलाई जा रही है, लोग मर रहे हैं दवाई से। वरना अगर आपको ये वायरस, या चाहे कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, इससे आप चाहें तो सबसे पहले तो बचाव कर लीजिए। और बचाव करने का जो तरीका है बहुत आसान है। आपके बॉडी का डेंड्रिटिक सेल होता है। डेंड्रिटिक सेल आपका पहरेदार है। वो जिस्म के बाहरी हिस्से में भी होता है और अंदरूनी हिस्से में भी होता है। आप उसको मजबूत रखिए, और उसके लिए आपको आपके जिस्म में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, और वो भी नेचुरल, वो गोली कैप्सूल सिरप वाला नहीं, नेचुरल विटामिन सी, कुदरती वाला, जो फलों और सब्जियों से आता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि रोज़ाना आप एक अमरूद खा लीजिए, या 2 संतरा खा लीजिए, या 3 आम खा लीजिए, या 4 टमाटर खा लीजिए। या अगर और कुछ खाना है तो कम से कम डेली 300-400 ग्राम ये सब चीज़ मिला के खा लीजिए। 300 ग्राम 400 ग्राम खा लीजिए डेली। क्या चीज 300 ग्राम? कोई भी फल या सब्जी जो सलाद खाते हैं, सलाद। हाँ, फल खा लीजिए या सलाद खा लीजिए। आपके बॉडी में 0.2 ग्राम विटामिन सी मौजूद हो गया। अब आपको कोरोना का क्या, कोरोना का बाप भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ना तो मास्क लगाने की ज़रूरत है, ना सैनिटाइजर की ज़रूरत है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। हम आपको चैलेंज करते हैं। हमको अगर ये कहा जाए कि इलाज करने के लिए, तो हम ना तो PPE किट का इस्तेमाल करेंगे, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, ना हमको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम ओपनली हम मरीजों के बीच में रहेंगे और उनका इलाज करेंगे, और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर में 3 दिन के बाद चौथे दिन वो घर जाएंगे। लेकिन हमको नहीं देगा ना। अच्छा, तो मैं जो है गर्म पानी सुबह
पीता हूँ उसमें एक नींबू डाल के पीता हूँ, तो मैं वो भी मेरा बेहतर है ना फेस, हाँ उसमें विटामिन सी बढ़ जाएगा ना एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल है। और उसमें वो सिरका भी अगर डालेंगे पानी में, वो एप्पल सिरका है मेरे पास। वो तो नहीं ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम, आप कोई चीज़ हाथ में लीजिए और उससे पूछिए कि ये गॉड मेड है या मैन मेड है। अगर गॉड मेड है तो खा जाइए, मैन मेड है तो फेंक दीजिए। सिंपल फार्मूला है। ये जो आप जो बोल रहे हो कोरोना होने से बचने के लिए, और अगर कोरोना हो गया है तो उसके लिए फिर क्या रहेगा तरीका? हाँ, अब उसका तरीका ऐसे तो बताए हुए है ये हैं, जी फिर आपको रिपीट कर देते हैं। आपको भी ऐसे पढ़ भी लीजिएगा, वीडियो में देख भी लीजिएगा आप। जी वीडियो का लिंक हम भेजे हैं। जी। मरीज का वजन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है घर में। अगर किसी मरीज का वजन, एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं, आप जब टीचर हैं तो आप खुद सेट कर लीजिएगा किसी को भी, और किसी को भी बता दीजिए। अगर किसी मरीज का वजन 60 किलो है और जैसे ही उसको कोई लक्षण दिखता हो फ्लू का, तो उसको सबसे पहले उसी दिन से उसका इलाज शुरू कर दीजिए और घर का पका हुआ खाना बंद कर दीजिए। पका हुआ खाना बंद कर दीजिए और उसको उसका वजन के हिसाब से 60 किलो वजन के आदमी को जो इलाज देना है वो फार्मूला आप जहन्नशी कर लीजिए। 60 में 10 से तकसीम दीजिए। 6 हो जाएगा। 6 आया तो उस पेशेंट को दिन भर में 6 गिलास साइट्रस फ्रूट जूस, जैसे संतरे का जूस, मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस, और 6 ही गिलास नारियल का पानी। ये सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का उसका खुराक हो गया पहले दिन का। अच्छा, प्योर जूस होना चाहिए, पानी मिक्स होना चाहिए? एकदम प्योर, उसको छानना भी नहीं है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि उस मरीज का जो, जिससे हम डरते हैं हाई फीवर से, तो हाई फीवर 101, 102, 103 के बीच में रहना भी चाहिए और वही रहेगा। उसको इग्नोर करना है कि फीवर है तो डर गए हैं, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है उससे। इसलिए कि फीवर है तभी वायरस मरेगा। फीवर है तभी वायरस मरेगा। अगर फीवर नहीं है तो वायरस नहीं मरेगा। उसका मैकेनिज्म बता दें आपको यहाँ पे थोड़ा रुक करके, कि जैसे आप के अंदर में वायरस दाखिल हो गया तो वो सेल में चला गया, जैसे बताया मैं आपको। अब वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक न एक दिन तो सेल भरेगा। सेल भरेगा तो सेल को तोड़ के बाहर आएगा। बाहर आएगा तो ब्लड में ही आएगा ना। तो जैसे ही वो ब्लड में आएगा तो ब्लड का टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहीं पर वो टूट फूट हो कर जाएगा और वो मर भी जाएगा और शरीर से बाहर भी आ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर को नहीं देख रहा, टेम्परेचर रहे 102, 103, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला दिन यही करना है, 6 गिलास। दूसरे दिन उस मरीज को जो वजन है उसका, उसमें 20 से तकसीम दीजिए। 20 से 20 3 गिलास। तो 3 गिलास साइट्रस फ्रूट जूस और 3 गिलास नारियल पानी। ठीक है। आप शाम में उसको वजन में 5 से गुना करके, यानी 60 गुने 5 बराबर 300। वजन में 5 से गुना करके टमाटर और खीरा खिला दीजिए। खीरा
खीरा खीरा खीरा, आधा टमाटर आधा खीरा लीजिए, दोनों को 300 ग्राम कर दीजिए और वो खिला दीजिए। ये दूसरे दिन का इलाज हो गया। फीवर और थोड़ा नीचे आएगा, 101 के आसपास रहेगा। तीसरे दिन फर्स्ट हाफ में यानी 12 बजे तक मरीज के वजन में 30 से तकसीम दीजिए, तो 2 बचेगा। तो 2 गिलास साइट्रस फ्रूट जूस और 2 गिलास नारियल पानी, इसको 12 बजे तक देना है। 12 बजे तक इसको दे दिए। दोपहर के खाने में उसको 60 में 5 से गुना कीजिए, 300 ग्राम खीरा और टमाटर खिला दीजिए। ये दोपहर का लंच हो गया। और रात के खाने में भी 300 ग्राम खीरा और टमाटर, प्लस अगर वो खाना चाहता है तो घर का पका हुआ खाना दीजिए। वो खाना जिसमें प्रोटीन नहीं हो, एनिमल प्रोटीन नहीं होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसको खिला दीजिए। चौथे दिन आपका मरीज फिट। माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल से आप जो इलाज बता रहे हो, इसका अगर नॉर्मल इंसान भी अगर ले ले तो उसका जिस्म में से इसका इम्यूनिटी लेवल उसका बढ़ जाएगा ना एकदम से। लेकिन सवाल यह है कि इसको कौन मानेगा? नहीं, ये तो बहुत फर्स्ट क्लास चीज लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक दिन ऐसा कोशिश करता हूँ मैं कि 3 दिन, ये रमजान में तो शायद नहीं जमेगा, बाद रमजान में भी इंशाल्लाह 3-4 दिन का ये कोर्स कर लेता हूँ मैं। ये बिजनेस नहीं कराएगा ना, क्योंकि जिस्म में मेरे को भी बहुत एलर्जी है, बहुत ज्यादा खारिश होती रहती है मेरे को, अलग अलग इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन कुछ ना तो कुछ मेरे जिस्म में लेता ही हमेशा। तो मेरा तो इरादा है कि मैं ये आपको एक बार इंशाल्लाह कर लूंगा मैं भी। ज़रूर आजमा के देख लीजिए। और अगर आपको अगर कौम की भलाई करनी है, लोगों की भलाई करनी है, तो ये चीज़ सबको बताइए, अपने जानने वालों को। इंशाल्लाह आप ये वीडियो आप बोल रहे हो ना, उसका लिंक मुझे भेजिए, मैं भी मेरे पूरे कांटेक्ट में इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूंगा उसे। नहीं, आपको ज़रूर मिला होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने चल मैं भी मतलब रमजान के मैसेजेस भेज रहा था सबको ना मैं, तो उसके अंदर सब मैसेज एक खोल रहा था, तो मैं आपका मैसेज पे देखा मैंने, जी। ख्याल नहीं आया, तो नंबर सेव नहीं था आपका। फिर मैंने तो कॉलर में चेक किया तो डॉक्टर रिजवान आया, तो मैं बोला डॉक्टर रिजवान नाम के एक डॉक्टर को तो मैं जानता हूँ, मैं यूनानी डॉक्टर है, अब ये वही है क्या? मैं इसके हिसाब से मैंने थोड़ा जरा फोन लगा लेते, पहले बात कर लेते। मैं उस इरादे से आपको कॉल किया मैंने। और आपने कहा डॉक्टर रिजवान, तो मैंने कहा हकीम रिजवान। नहीं, वो डॉक्टर रिजवान ही नाम से आया आपके ट्रू कॉलर में। अच्छा, ट्रू कॉलर में। हाँ, ओ, कॉलर में डॉक्टर रिजवान के नाम से ही आया, डॉक्टर रिजवान। अच्छा अच्छा, हाँ वही आ रहा है, हमारे पास भी वही चीज़ आ रहा है, पता नहीं कहाँ से वो टिप कर लिया है। ना ना, हम तो उसको गाली समझते हैं, ये डॉक्टर हमारे लिए गाली है। अगर कोई आदमी अपने आप को डॉक्टर कहता है, हकीम, तो वो कलंक है उसके ऊपर। ये लफ्ज़ डॉक्टर ही कलंक है, हम इसको तो गाली देते हैं। हम इस लफ्ज़ डॉक्टर को कलंक मानते हैं। ये एक पब्लिक को या पूरी बिरादरी को समझिए कि मतलब ये मर्डर करने का लाइसेंस मिला हुआ इनको। अभी जमाना उल्टा हो गया है, अभी साइंसदान जो बोलेगा उसकी बात मानेंगे, अब मौलवी और हकीम की बात नहीं चलती है। ये जो मैंने इलाज बताया ना, ये एकदम साइंटिफिकली प्रूफन है। हमारे पास उसके लिए सारे सबूत मौजूद हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन करके रखे हुए हैं। मेरे पास करीब करीब 1200-1300 पेज का डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए, जो हम कहीं भी किसी के सामने पटक सकते हैं कि लो देखो। लेकिन सवाल ये है ना कि
हकीम के नाम पर ही लोगों का मुंह सिकुड़ जाता है कि क्या कर लेगा, इसको तो कुछ बुझाता नहीं होगा। तो हकीम जितने बन रहे हैं, अभी जितने कैंडिडेट निकल रहे हैं वो डॉक्टर बन गए हैं, और 90% 95% लोग एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। उनको ना तो अपने ऊपर भरोसा है, ना अपनी पैथी पर भरोसा है। अब उसमें हम अगर एक चीज़ अगर इस तरह की बात कहेंगे तो हमारी पैथी वाले ही मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमारे ही पैथी। और अभी पढ़ाई के मामले में भी ऐसा हो गया कि अगर आप यूनानी से डॉक्टरी करते हैं और उसके बाद आपका डिग्री हो जाने के बाद में आपको एग्जाम दिया जाता है, अगर वो एग्जाम में पास होने के बाद में आप एलोपैथी डॉक्टर के लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे भी फिलहाल नए नए कानून आ रहे हैं, लोगों का भी नजरिया भी बदल रहा है कि एलोपैथी के लोगों को समझ में आ रहा है कि एलोपैथी जो है एक बीमारी से हट के दूसरी बीमारी लेकर आते हैं, टोटल क्लियर नहीं करते हैं। जैसा आप बोलो कचरा साफ करने के बाद सोफा के नीचे फेंक देते हो, निकाल नहीं रहे, और लोगों को भी ये बात का ख्याल आ रहा है। तो अभी वापिस जमाना आ रहा है, होम्योपैथी और यूनानी और ये सब चीजों का जमाना फिर से आ रहा है। आएगा आएगा, घबराइए नहीं। हर जुल्म का एक इंतहा होता है। अब ये जितना एलोपैथ वाले या फार्मा कंपनी वाले जितना उपद्रव कर रहे हैं ना, इनका अंत तो होना ही है, होगा इंशाल्लाह, घबराइए नहीं। लेकिन आज इंसानियत के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है मारने का, ये समझिए कि बहुत घिनौनी साजिश है। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारा काम चल रहा है, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं है कि आप किसी दवाई से वायरस को मार सकते हैं। अनार की बात नहीं कर रहे हैं, नारियल का पानी, अनार संतरे का जूस कैसे, क्या दिक्कत है? 1 किलो में तो कई गिलास निकल जाएगा, बहुत आराम से उसको। हम लोग तो करते रहते हैं डेली, हमारा हम लोग का यही सब काम। बहुत ज्यादा है, मेरे को लगता है यहाँ का पानी में ऐसी कुछ बात है कि यहाँ पर चमड़ी के प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं। हमारे घर में तकरीबन सबको चमड़ी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कुछ चीज एडजस्ट करी जा सकती है। मेरे अम्मा को भी है, मेरे को भी है, मेरे बच्चों को भी है, सबको चमड़ी का इन्फेक्शन हमारे को ज्यादा हो रहा है हमारे घरों में। हाँ।